हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1। उसका पार्ट है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास में 5 लॉज आते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट लॉ अगर हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास में आ रखा है, दिस इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यस, तो इन्होंने क्या बताया, दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि कभी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वहाँ पर जो भी आपके पास में जो भी रिएक्टेंट होते हैं उनका जो मास होता है, टोटल मास जो होता है, वो बाद में बने प्रोडक्ट के टोटल मास से क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो मैटर को आप ना ही बना सकते हो ना ही बिगाड़ सकते हो, इसे ही आप क्या बोलते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो आपके पास में दोनों लाइन्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट लॉ पे मैं आती हूँ। नेक्स्ट लॉ है मेरे पास में लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ये क्या कह रहे हैं, ये जो लॉ था वो किसने दिया था, आपके जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। ओके, इन्होंने क्या कहा कि ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट बाय वेट। कि यहाँ पर हमारे पास में जो भी कंपाउंड है वो हमेशा सेम प्रोपोर्शंस रखते हैं जो भी कंपाउंड में एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनके। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने H2O के बारे में बात करी, तो यहाँ पर जो H2O है, अगर आप कहीं से भी किसी भी सोर्स से अगर आप वाटर को आप ले रहे हो तो वाटर के एक मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन का मास होगा वो 2 होगा और ऑक्सीजन का जो मास होगा वो कितना होगा, 16 होगा। तो अगर हम रेशो निकालते हैं तो 1/8 आ जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो भी इनमें प्रोपोर्शन होगा एलिमेंट्स का वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, चाहे सोर्स कुछ भी हो। ओके, और जो ये वाला लॉ है आपके पास में, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या कहा गया, इफ़ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। अगर 2 एलिमेंट मिलकर के कई ज़्यादा कंपाउंड्स बना रहे हैं, द मासेज ऑफ 1 एलिमेंट दैट कंबाइन विद ए फिक्स मास टू ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर। तो वो किस में रहेगा, हमेशा आपके पास में स्मॉल होल नंबर में रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, वाटर बनाता है। ओके, क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। और अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना रहा है, H2O2 बना रहा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का हमने क्या कर दिया, वैल्यू फिक्स रख दिया। और यहाँ से जो ऑक्सीजन है उसका रेशो लेते हैं तो हम हमारे पास में कितना आएगा, 16:32। 16:32 आ रहा है, इट्स मीन 1:2 आएगा। अगर हम एक एलिमेंट का मास फिक्स रख देते हैं तो दूसरे का जो मास आएगा, दूसरे का जो मास का रेशो आएगा वो हमेशा किस में आएगा, होल नंबर में आएगा। ये आपके किसने दिया था, डाल्टन ने। ठीक है, ये आपके किसने दिया था, डाल्टन ने। नेक्स्ट लॉ है हमारे पास में गैलुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गैलुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इन्होंने क्या कहा था कि व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस इन ए केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन ए सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब भी हम गैसेस की बात करेंगे तो हमेशा टेम्परेचर और प्रेशर को बिल्कुल फिक्स रख करके ही बात करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर गैसेस को कंबाइन करते हैं, ठीक है, गैसेस जब कंबाइन होती है और उनसे कुछ प्रोडक्ट बनते हैं, वो हमेशा सिंपल रेशो में रहेंगे, उनके वॉल्यूम के क्या रहेंगे, सिंपल रेशो में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हाइड्रोजन को कंबाइन किया, ऑक्सीजन को कंबाइन किया और क्या बना रहा है, वाटर, जो भी गैसेस स्टेट में है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का 100 ml, ऑक्सीजन का 50 ml कंबाइन करके क्या बना रहा है, 100 ml बना रहा है। तो अगर हम इन तीनों का रेशो निकालते हैं, किसका, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का और उनके जो प्रोडक्ट का रेशो निकालते हैं, तो हमारे पास में कितना आएगा, 1:2। ठीक है, और अगर हम केवल और केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ही बात करें तो कितना आएगा हमारे पास में, 2:1। तो इन्होंने क्या कहा कि जिस तरीके से गैसेस कंबाइन होती हैं और जो उनसे प्रोडक्ट बनते हैं उनका अगर हम वॉल्यूम का रेशो निकालते हैं तो हमेशा किस में आएगा, हमारे पास में सिंपल रेशो में आएगा। ये हमारे पास में था गैलुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस कॉम्बिनेशन। एवोगाद्रो साहब ने क्या कहा, एवोगाद्रो ने ध्यान रखना, एवोगाद्रो का जो मेन लॉ जो था
वो डोल्टन की थ्योरी को और गैलुसाक की थ्योरी को कनेक्ट करने के काम आ रहा था। इन्होंने क्या कहा कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इन्होंने क्या कहा कि हमारे पास में जो इक्वल वॉल्यूम रहेंगे गैसेस के, ध्यान रखना सेम टेम्परेचर और प्रेशर की बात जो मैंने आपको पहले बता दी, तो उसमें हमेशा इक्वल नंबर के क्या रहेंगे, मॉलिक्यूल्स। इसके बाद में जब हमारे पास में एवोगैड्रो नंबर आया, हमने मॉल कॉन्सेप्ट पढ़ा, तब हमको पता चला कि हाँ ये बात एकदम सही थी, जो इन्होंने किसने बता दी, ऑलरेडी एवोगैड्रो साहब ने बता दी थी। इन्होंने एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया कि एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। इसके अलावा इन्होंने पॉलीएटॉमिक के बारे में भी बात करी और डायएटॉमिक के बारे में भी बात की थी। तो एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं एवोगाड्रोस लॉ का, कि यहाँ पर हमारे पास में 1 वॉल्यूम है किसका, H2 का, और हमारे पास में 1 वॉल्यूम ही है किसका, H2 का। तो ये कितने के साथ में रिएक्शन करेगा, ये आपके पास साथ में 1 वॉल्यूम ऑफ कौन सा, O2 के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेगा, 1 वॉल्यूम ऑफ क्या बना ले, सॉरी 2 वॉल्यूम ऑफ क्या बना लेगा, हमारे पास में H2O वेपर बना लेगा। तो इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे, इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे, इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे, वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, तो मोल्स इन्होंने क्या बताया लास्ट में चल करके, अगर वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम तो मोल्स सेम, और मोल्स सेम देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम, मॉलिक्यूल सेम। ठीक है, आगे हम बात करेंगे किस तरीके से थ्योरी निकल करके आती है। नेक्स्ट हमारे पास में डोल्टन एटॉमिक थ्योरी। डोल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इन्होंने क्या बताया कि हमारे पास में सबसे पहले अगर किसी एटम के बारे में कोई थ्योरी दी गई थी, वो किसके बारे में, किसने दी थी, आपके डोल्टन साहब ने दी थी। तो इन्होंने ना बिल्कुल स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स, जिनको इन्होंने क्या कहा, एटमियो। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, इंडिविजिबल। ठीक है, तो ये डोल्टन साहब ने ये वर्ड दिया। इनकी एक बुक थी, ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी। ठीक है, उनमें इन्होंने क्या कहा था कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स, कि मैटर में क्या होते हैं, बिल्कुल इनडिविजिबल एटम्स होते हैं। ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, कि जो भी आपके पास में पर्टिकुलर एलिमेंट है, एलिमेंट में जो भी एलिमेंट रहेंगे, वो एलिमेंट क्या रहेंगे, आपके पास में सेम रहेंगे। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहेगी, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहेगी, आपके पास में सेम रहेगी, प्रॉपर्टीज़ क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, और उनका मास भी क्या रहेगा, मास भी क्या रहेगा, इनके पास में सेम रहेगा। इन्होंने बात करी कि अगर आपके पास में किसी एलिमेंट में आप सब तरीके के एटम की बात करते हो, वो क्या रहेगा, आपके पास में सेम रहेंगे। अगर मैं बात करती हूँ डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, फिर उन्होंने क्या कहा कि मान लो मेरे पास में 2 एलिमेंट है, ए और बी एलिमेंट है। अगर मैं इनके एटम्स की बात करती हूँ तो इनके एटम्स भी क्या रहेंगे, एटम्स अलग अलग रहेंगे, एटम्स अलग अलग रहेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग रहेगी, और उनके मास भी क्या रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे। थर्ड क्या कहा इन्होंने, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स रेशो, कि कंपाउंड्स कब बनते हैं, जब एलिमेंट्स, देखिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको एक लॉ बता रहा है यहाँ पर, ये कौन सा लॉ है वो, दिस इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इन्होंने क्या कहा था कि कंपाउंड्स जिसमें एलिमेंट्स जिस तरीके से कंबाइन करते हैं, या जिसमें एटम्स होते हैं, वो हमेशा किस में रहते हैं, आपके फिक्स रेशो में रहते हैं। किस में रहते हैं, फिक्स रेशो में। देखो यहाँ पर कौन सा लॉ आ गया आपके पास में, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आ गया। और फिर इन्होंने क्या कहा, इसमें केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ऑफ एटम्स, दीज आर नीदर क्रिएटेड नो डेस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। तो आपके पास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी आ गया यहाँ पर। तो ये क्या कह रहा है कि आप ना एटम्स को किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स को केवल और केवल रीअरेंज करते हो। ठीक है, ना ही आप मैटर में एटम्स को बना सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आप इसको आप एक लॉ के बेसिस पर भी बात कर सकते हो, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यस, तो डोल्टन साहब ने है ना दो तीन लॉ की बात कर ली थी ढंग से, पर इन्होंने कई चीज़ों की बात नहीं कर पाए थे। ठीक है, देखो इसने क्या कहा था कि डोल्टन्स थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को तो एक्सप्लेन कर पाया, बट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉज ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ये गैसियस वॉल्यूम को। और ये इन्होंने जो एटम्स कैसे किस तरीके से कंबाइन होते हैं, द रीज़न फॉर कंबाइनिंग एटम्स
उन्होंने उसका आंसर वो नहीं दे पाए। यस, हमारे पास में क्लास 11th का जो टॉपिक है, चैप्टर नंबर 1 है, उसका टॉपिक है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। इससे पहले मैंने इसकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तक मैंने पढ़ा दिया था, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। तो व्हाट इज़ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो व्हाट इज़ द मीनिंग। पहले ना कई स्टडीज़ की गई, तो पहले हाइड्रोजन को बेस माना गया। ध्यान रखना, कभी भी हम मास निकालेंगे तो हमको एक कंपैरिजन चाहिए होगा, तो वो कंपैरिजन किस बेसिस पर हम लेंगे उसके बारे में यहाँ पर बात की गई। ठीक है, फिर ऑक्सीजन के बारे में बात की गई। फिर उसके बाद में हमने स्टैंडर्ड माना किसको, कार्बन 12 को। ठीक है, कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, 12, 13 एंड 14। तो इसमें यहाँ पर हमने जो बेस माना, जो कंपेयर माना मास निकालने के लिए, वो माना हमने कार्बन 12 के आइसोटॉप्स। ओके, तो कार्बन के 12 आइसोटॉप्स को हमने यहाँ पर बेस माना। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वन मास यूनिट, तो वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/5 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। इन्होंने क्या कहा, व्हाट इज द मीनिंग, वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द वन कार्बन 12 एटम। कि जो कार्बन 12 का वन एटम का जो मास होगा, ठीक है, उसका 12th पार्ट जो होगा उसे ही आप क्या बोल रहे हो, 1 AMU बोल रहे हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसे ही आप क्या बोल रहे हो, 1 AMU बोल रहे हो। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 AMU, कार्बन 12 वन एटम मास एंड डिवाइडेड बाई 2, 12। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कि इस तरीके से हमारे पास में जो 1 AMU का वैल्यू आया वो कितना आया, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आया। तो इस तरीके से हमने हाइड्रोजन का जो हमारे पास में जो हाइड्रोजन का जो मास होता है ग्राम में, वो हमने ये बताया। तो जैसे हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास में कितना आ रहा है, 1.008 AMU आ रहा है, जिसको आप 1 रख करके चलते हैं। इसी तरीके से ऑक्सीजन का कितना आ रहा है हमारे पास में। आजकल क्या करते हैं, AMU ना कह करके सिंपल U कहते हैं। U का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मास होता है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन का कितना है हमारे पास में 15.995, जिसे हम क्या बोल देते हैं, डायरेक्टली 16 AMU बोल देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने किसकी बात करी, एटॉमिक मास की बात करी। अब एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है कि जैसे हमने कार्बन 12, 13 और 14, अब इनका जो नेचर में मिलने का जो परसेंटेज होगा वो तीनों का अलग अलग होगा। तो हमको एवरेज तीनों का ही निकालना पड़ेगा। तो तीनों को हम कैसे निकालेंगे, तो हम देखिए अब इसका परसेंटेज कितना है हमारे पास में, इसका परसेंटेज हमारे पास में 0.1। देखिए बिल्कुल इजीली कि कार्बन 12 का परसेंटेज इतना है, ओके, फिर कार्बन 13 का परसेंटेज इतना है और कार्बन 14 का परसेंटेज इतना है। तो इस बेसिस पर इन्होंने बात करी, तो इन्होंने कैसे निकाला इसको, देखिए कार्बन 12 कितना मिल रहा है, 98 या 99 ही कर देती हूँ मैं इसको, 99 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस, ओके, प्लस के बारे में हम बात करेंगे। फिर 13 मल्टीप्लाई बाय 1.1 डिवाइडेड बाय 100 प्लस हमारे पास में और कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻10। ये ध्यान रखना, ये परसेंटेज है, डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 14। तो इस तरीके से हमारे कैलकुलेशन में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इसकी कार्बन की 12.0011 U। ओके, ये मैंने एक की बात करी है, कार्बन 12 का, कार्बन 13 का, कार्बन 14 का, तीनों का रिलेटिव अबंडेंस लेकर के हमने इनके एटॉमिक मास यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि सारे के सारे एटॉमिक मास को आप ऐड कर दीजिए तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेज ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ओके, तो जितने आएंगे उस हिसाब से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे और इस तरीके से आपके पास में निकल जाएगा। जैसे CH4 का हमने निकाला तो कार्बन का कितना होता है, अब देखो इतना हमको वैल्यू याद नहीं रहेगा तो हम डायरेक्टली क्या लेकर के चलते हैं, 12। हाइड्रोजन का कितना लेकर के चलते हैं, 1। तो हम कितना बोल देंगे, 12 + 4 मल्टीप्लाई बाय 1, हमारे पास में कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। उसी तरीके से हम H2O का निकालेंगे तो H2O किस तरीके से आ जाएगा,
2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन और 1 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब मैंने यही बताया आपको कि इतना इतना डिटेलिंग में आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए हम हाइड्रोजन का 1 लेकर के चलेंगे और ऑक्सीजन का कितना लेकर चलेंगे 16। इस तरीके से हमारे पास में कितना आ गया 18। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मूला मास की। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फॉर्मूला मास? कि कई हमारे पास में ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl। अब NaCl मिलकर के NaCl का मॉलिक्यूल नहीं बनाएगा, ये क्रिस्टल बनाते हैं, जिसमें जैसे एक Na आपके 8 आपके पास में 6 Cl से सराउंडेड रहता है, उसी तरीके से एक Cl आपके 6 Na से सराउंडेड रहता है। तो यहाँ पर हम क्या बात करते हैं, फॉर्मूला मास में क्या बात करते हैं कि जहाँ पर पॉजिटिव फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम आयन, नेगेटिव जैसे क्लोराइड आयन, ये एंटाइटीज़ इस 3D डायमेंशन में अरेंज रहती है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि NaCl मिल गया तो एक मॉलिक्यूल बन गया, फिर दूसरे NaCl मिल गया फिर एक मॉलिक्यूल बन गया, ऐसा कभी नहीं होता। मैंने आपको बताया कि एक Na ही कितने से सराउंडेड रहते हैं 6 से, एक Cl कितने से सराउंडेड रहते हैं 6 से। इस तरीके से 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आपके पास में क्रिस्टल्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह जैसे फॉर एग्जांपल द फॉर्मूला सच एज NaCl इज यूज्ड टू कैलकुलेट द फॉर्मूला मास इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर मास एज इन द सॉलिड स्टेट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट इन ए सिंगल एंटाइटी। तो यहाँ पर हम है ना मॉलिक्यूलर मास ना बोल करके क्या बोलेंगे, फॉर्मूला मास बोलेंगे। तो वो आपके निकलेगा तो वैसे ही जैसे एटॉमिक मास को हमने ऐड कर दिया, ठीक है, निकलेगा तो वैसे ही, ठीक है। जैसे द फॉर्मूला मास ऑफ, तो हमने यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ना बोल करके क्या बोला, फॉर्मूला मास बोला। आयोनिक कंपाउंड के लिए हम मॉलिक्यूलर मास ना बोल करके क्या बोलते हैं, फॉर्मूला मास बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड इज एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया 23 + 35.5 U, तो हमारे पास में कितना आ गया 58.5 U आ गया। इस तरीके से इसने देखो एक क्वेश्चन आया हमारे पास में, ग्लूकोज का आप ऐड करो तो ग्लूकोज का किस तरीके से आ जाएगा हमारे पास में, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो देखो कार्बन का कितना होता है 12 होता है, तो हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। हमारे पास में हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 1, तो हमने इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि कितने हैं यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास में 12 है। ऑक्सीजन का कितना होता है हमारे पास में 16 होता है, और कितने ऑक्सीजन है हमारे पास में 6 है। जैसे हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास में कितना आ रहा है 180, ओके।